शुरू करिए। ठीक सर, सभी को प्रणाम। पूर्वांचल आर्थिक संघ के आज के सत्र में मैं तरुण उपाध्याय आप सभी विद्वज्जनों का सादर स्वागत करता हूं। बेरोजगारी श्रृंखला के आज के विमर्श और संगोष्ठी का जो विषय है बेरोजगारी और पलायन है, जो कि पूर्वांचल आर्थिक संघ द्वारा बेरोजगारी विषय पर चल रहे संगोष्ठी श्रृंखला का चतुर्थ सत्र है। जैसा कि अभी जिक्र किया गया है कि किन्हीं आकस्मिकताओं की वजह से श्रीवास्तव सर आज नहीं जुड़ पाए हैं, तो आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा सर हैं, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। सत्र का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा कि पहले हमारे वक्ता अपनी राय रखेंगे, उसके बाद उस पर विमर्श होगा, कुछ चर्चाएं होंगी, जो कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, और उसके बाद सत्र जो है सबके लिए खुला होगा कि जो भी चाहे वो अपनी बातों को इस मंच पर रख सकेंगे बेरोजगारी से जुड़े हुए। हमारे वक्ता डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा सर, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सर का करबद्ध स्वागत करता हूं। सर वर्तमान में मड़ियाहू पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शिक्षण और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। सर का शोध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है, और क्योंकि सर से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूं, हमारे गुरु भाई भी हैं, तो सर का शोध चूंकि चीनी उद्योग पर रहा है, परंतु इन्होंने अर्थशास्त्र के विभिन्न आयामों पे अपने अनेकों पत्र इनके जो है कई रेप्यूटेड जर्नल में जो है छपे हुए हैं। और चूंकि चीनी उद्योग से सर जुड़े हैं, तो इसलिए ये श्रमिकों की समस्याओं से भी काफी जमीनी स्तर से रूबरू हैं। तो सर, मैं सर से आग्रह करता हूं कि अब जो है अपनी बात रखें। सर के पास जो है समय पर्याप्त है, जब तक अपनी बातें जो है समाप्त कर लें। सर, कैसे पीपीटी से अपना प्रेजेंटेशन करिएगा? जी हाँ, ठीक है। तो सर जो है अब ओवर टू यू, और सर शुरू करेंगे। प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तरुण जी, आप सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सर, सबसे पहले तो सर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पूर्वांचल आर्थिक संघ का, इस संघ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, सचिव आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कुमार सर का, डॉक्टर तरुण कुमार उपाध्याय जी का, और सभी लोग। ऐसे आयोजनों को करने के लिए पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, और आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं ऐसे विषय पर अपनी राय रख सकूं। जो कुछ भी ज्ञान मेरे पास इस विषय को लेकर है वो मैं साझा करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। आगे की जो बात है उसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं तो सभी के लिए समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो विषय मुझे मिला है वह है पलायन और बेरोजगारी। यह एक बहुआयामी विषय है और इसके बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हो सकते हैं कि हर एक डायमेंशन पर एक पीएचडी थीसिस लिखी जा सकती है। तो मैंने अपने आप को सीमित करने का प्रयास किया है कि इस ढंग से अपनी बात को रखूं कि पलायन और बेरोजगारी दोनों की ठीक ठीक स्थिति हम लोगों के सामने क्लियर हो जाए। तो पूरा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है इसको आप 3 भागों में बांट के समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले भाग में तो प्रयास ये किया गया है कि हम पलायन की मूलभूत अवधारणाओं को, जो बहुत बेसिक हैं, उनको समझें। फिर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में और दुनिया भर में पलायन की क्या स्थिति है, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिबेट है, तो जब तक हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलेंगे तो शायद हम थोड़ा सा कुछ मिस करेंगे। तो भारत में पलायन की क्या स्थिति है और विश्व में भी पलायन की क्या स्थिति है और इसके कारण क्या है, इनको हम पहले भाग में देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाग में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी की मूलभूत अवधारणाएं क्या है भारत में और शेष विश्व में, बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले 15-20 वर्षों में इनमें क्या चेंजेस हुए हैं, इनके कारण क्या है। और तीसरे भाग में हम अपनी जो भी डिस्कशन है उसकी फाइंडिंग्स को एक साथ लेकर आएंगे। यह देखने का भी प्रयास करेंगे कि अब तक सरकार ने क्या किया है और उसे क्या करना चाहिए, और हमने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो यह एक मोटी मोटी रूपरेखा है जिस पर यह पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आज का हमारा रहेगा। तो यदि आप सबकी अनुमति हो तो अब मैं अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूं।
जी सर, शुरू करिए। क्या ये पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? 1 मिनट सर, चेक कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, विजिबल नहीं है। अब विजिबल है? शेयरिंग। यस सर। ओके, तो हम इसका अब स्लाइड शो शुरू करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी। The topic of the today's presentation is migration and unemployment. First of all, if we try to define migration, should we talk in Hindi or English? सर दोनों ठीक है, सर पर कंबाइंड कर दीजिए। हिंदी में सर प्रमुखता रखिएगा। ओके ओके, तो अगर हम पलायन या जिसे शुद्ध हिंदी में हम प्रव्रजन कहते हैं, उसकी अगर एक परिभाषा देखनी चाहें, सामान्य सी परिभाषा, तो यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य निवास के स्थान को बदलता है, चाहे वह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किन्हीं भी कारणों से बदलता है, तो ऐसे मूवमेंट को ही हम प्रव्रजन कहते हैं। दुनिया भर में जनसंख्या का जो आकार है और उसकी जो संरचना है, उसको अगर 3 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह माइग्रेशन ही है। अब इस माइग्रेशन को भी अलग अलग रूपों में डिफाइन किया गया है, जो कि इससे पहले शायद डिस्कशन हुआ होगा, तो आप सब इससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको मोटा मोटा 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है इंटरनल माइग्रेशन, जब यूजुअल रेजिडेंस में चेंज नेशनल बाउंड्री के अंदर ही होता है, और यह चेंज रूरल टू रूरल हो सकता है, रूरल टू अर्बन हो सकता है, अर्बन टू अर्बन हो सकता है, और अर्बन टू रूरल हो सकता है। यह जो क्लासिफिकेशन है, यह हमें सेंसस में देखने को मिलता है। दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब यह माइग्रेशन देश की सीमाओं के बाहर होने लगता है, एक देश से दूसरे देश लोग पलायित होते हैं, तो इसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। और इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी ये लीगल हो सकता है या इलीगल हो सकता है, और ये रिफ्यूजीज की शक्ल में भी हो सकता है। एक और माइग्रेशन जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा है, वह फोर्स्ड माइग्रेशन है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे दंगे हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, या नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो उनके कारण भी बड़ी संख्या में लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर पलायन करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में एक सर्वे किया, और इस सर्वे की रिपोर्ट हमारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक में पब्लिश हुई। 15 से 29 वर्ष के लोगों, मतलब कि युवाओं से पूछा गया कि यदि उन्हें अवसर मिले तो क्या वे अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य देश में सदैव के लिए शिफ्ट होना चाहेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 20% लोगों ने कहा कि हाँ, और ये 20% युवा थे। 20% युवाओं ने कहा कि हाँ, वो जहां रहते हैं वहां नहीं रहना चाहते हैं, न केवल उस जिले में, न केवल उस प्रदेश में, बल्कि उस देश में नहीं रहना चाहते हैं, वो कहीं अन्यत्र बसना चाहते हैं। यदि इसी बात को हम रीजन वाइज देखने की कोशिश करें, जो आगे अभी आपको एक ग्राफिक में भी देखने को मिलेगा, जो मैं अभी दिखाऊंगा, तो रीजन वाइज जब बांटा गया, तो सब सहारन अफ्रीका रीजन और लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में यह जो परसेंटेज था, यह 38% तक था। साउदर्न एशिया रीजन की, दक्षिण एशियाई क्षेत्र जिसे हम बिलोंग करते हैं, जिसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल ऐसे देश बिलोंग करते हैं, उनमें इस दक्षिण एशियाई रीजन में भारत वह एकमात्र देश था जिसमें सबसे कम लोगों ने कहा कि वह भारत को छोड़कर कहीं अन्य बसना चाहते हैं। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये शायद हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है कि हालांकि स्थितियां कमजोर हैं, लेकिन वो जानते हैं कि स्थितियां बदलेंगी, हम अपने देश में ही रहकर अपनी आजीविका
प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अफगानिस्तान की स्थिति आप जानते हैं, तालिबान और तालिबान के खात्मे के बाद वहां पर जो अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई है, उसके कारण अफगानिस्तानी लोग इस सदर्न एशिया रीजन में सबसे ज्यादा रहे जो अपने देश को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहते थे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के। It could be an elevated unemployment rate, it could be increased susceptibility to working poverty and a lack of good quality job opportunities that can promote or save the direction of migration also. Going to the next slide. हमने अभी जो बात की उसी को एक ग्राफिक के जरिए प्रदर्शित किया है। अगर हम इस ग्राफिक को ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे कि अगर ये साउदर्न एशिया रीजन, यह साउदर्न एशिया रीजन और नॉर्दर्न अमेरिका का जो रीजन है, इसको अगर हम छोड़ दें तो 2009 की तुलना में 2015 में लगभग सभी जगहों पर हमने देखा है कि पलायन की एक बढ़ती हुई इच्छा दिखाई देती है। लोग अपने देश को छोड़ के अन्यत्र कहीं पलायन करना चाहते हैं। तो यह भी पलायन की एक अलग तस्वीर बयां करती है। इसी चीज को जब हमने अलग अलग रीजन में हमने मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जब इस चीज को जानने का प्रयास किया कि इन अलग अलग रीजन्स में ऐसे कौन से देश हैं जहां पर यह प्रवृत्ति ज्यादा है और ऐसे कौन से देश हैं जहां पर यह प्रवृत्ति सबसे कम है, तो आप देख सकते हैं कि सब सहारन अफ्रीका रीजन में सबसे ज्यादा सेरा लियोने में लोगों ने कहा कि हम पलायन करना चाहते हैं, जबकि मेडागास्कर ने इस रीजन में मेडागास्कर के लोगों ने कहा कि नहीं, वो यहाँ संतुष्ट हैं, और सबसे कम लोगों ने इस रीजन के मेडागास्कर के रहने वाले लोगों ने कहा कि वो पलायन नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से लैटिन अमेरिका में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पराग्वे में और सबसे कम पनामा में। ईस्टर्न यूरोप में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रोमानिया में, उसकी सबसे कम स्लोवाकिया में। उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज्यादा अल्बानिया में एक्चुअली इन सारे रीजन्स में सबसे ज्यादा ही यह प्रवृत्ति दिखाई दी कि वो माइग्रेट करना चाहते हैं। उसकी इंटरनल सोशल और पॉलिटिकल स्थिति ऐसी है कि वहां से लोग पलायन करना चाहते हैं। जबकि लग्जमबर्ग, आप जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल हो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, उसमें लग्जमबर्ग की स्थिति बहुत अच्छी है। तो यह स्वाभाविक भी है कि लग्जमबर्ग के लोग इस रीजन में सबसे कम पलायन की इच्छुक हैं। वहीं उत्तरी अफ्रीका रीजन में ट्यूनीशिया के लोगों में ज्यादा और मोरक्को के लोगों में कम पलायन की प्रवृत्ति दिखाई दी। हम आते हैं इस पर सीधे कि सबसे कम इस पूरे रीजन में सबसे कम कहां मिलता है, वह मिलता है हमें मध्य और पश्चिम एशिया के इजराइल में। यह इजराइल का एक प्रबल राष्ट्रवाद हो सकता है, इजराइल के लोगों का उस देश में विश्वास हो सकता है जो कहता है कि हम कहीं और पलायन करके जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही हमें दक्षिण एशिया में भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 में पब्लिश हुई, उसका मैंने अध्ययन किया और कुछ बातों को मैंने लिख लिया है एक समरी के रूप में, और इन बातों को दो भागों में बांट कर देखिएगा। एक तरफ तो मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात करूंगा और दूसरी तरफ इस ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया की क्या पोजीशन है इसकी मैं बात करूंगा। इस सिनेरियो में, ग्लोबल सिनेरियो में अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि वर्ल्ड की जो 3.5% जनसंख्या है वो असल में माइग्रेंट है, और अगर हम संख्या के रूप में देखें तो 272 मिलियन माइग्रेंट्स 2019 में विश्व भर में थे। अगर हम इसका जेंडर वाइज डिवाइड करके देखना चाहें तो इन माइग्रेंट्स में से 52% वर ऑफ द कैटेगरी मेल एंड 48% ऑफ द फीमेल। इसमें भी 74% जो अंतरराष्ट्रीय माइग्रेंट्स हैं वो वर्किंग एज ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिनकी एज 20 से 64 वर्ष के बीच की। तो जाना कहां चाहते हैं, यह भी तो जानना रुचिकर हो सकता है। हाँ, जो सर्वाधिक संख्या में माइग्रेशन या माइग्रेंट जाना चाहते हैं वह उनका डेस्टिनेशन है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिपोर्ट का अनुमान है कि 50.7 मिलियन 50.7 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वर देयर इन 2018-19 इन यूएसए। The obvious thing is that the United States remained the top remittance sending country, followed by United Arab Emirates and Saudi Arabia. यूनाइटेड स्टेट्स 68 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस पूरी दुनिया के लोगों को भेज रहा था। और कौन? यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, उसमें रहने वाले माइग्रेंट्स भेज रहे थे। यूएई में भी यही कंडीशन थी। 44 बिलियन के करीब अमेरिकी डॉलर वहां के माइग्रेंट्स अपने अपने देशों को भेज रहे थे। सऊदी अरेबिया की भी यही स्थिति। अगर हम कुल इंटरनेशनल रेमिटेंस को देखने का प्रयास करें तो 2018 में 689 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर यह आकार था इंटरनेशनल रेमिटेंसेस का, जो कि माइग्रेंट्स द्वारा भेजा जा रहा। तो भारत की पोजीशन क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां से माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में जाते हैं। इंडिया continued to be the largest country of origin of international migrants। और यह आकार कितना है? इंडिया के 17.5 मिलियन लोग विदेशों में रहते हैं। लगभग 2.25 करोड़ लोग, 135 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें से 2.25 करोड़ लोग तो विदेशों में रहते हैं। और इसके बाद अगर नंबर आता है तो मैक्सिको और चीन का आता है। तो अगर संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा संख्या भारत से जा रही है माइग्रेंट्स की, तो ये ऑब्वियस है कि अगर उनको ठीक ठाक रिम्यूनरेशन वहां पर मिल रहा है तो उनके रेमिटेंसेस भी हाई होने चाहिए। हाँ, ये हमको देखने को भी मिलता है। न केवल इंडिया के माइग्रेंट सबसे ज्यादा संख्या में है, बल्कि पूरी दुनिया में जो रेमिटेंस रिसीप्ट है वह भी इंडिया की सबसे ज्यादा है। 78.6 बिलियन डॉलर इसका आकार है। इसके बाद नंबर आता है चीन का, जिसको 67.4 बिलियन, और उसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का, जिसे 35.7 बिलियन डॉलर के बराबर रेमिटेंस रिसीव होते हैं। भारत पर आते हैं। अब हमने दुनिया को देख लिया कि अच्छा दुनिया भर में माइग्रेशन हो रहा है और उसकी क्या स्थिति है। भारत में तो जो माइग्रेशन हुआ है वो इन माइग्रेशन ज्यादा हुआ है, आउट माइग्रेशन भी रहा है, लेकिन जो इन माइग्रेशन हुआ है वो कई लहरों के रूप में रहा है। मैं इतिहास का तो विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन कभी आर्य आए बस गए, कभी मुगल आए बस गए, कभी और जातियां आई वो बस गए, या समुदाय आए वो बस गए। तो हम कह सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया is a history of waves of migrants coming and setting one after another। और इन्होंने हमारी जनांकिकी संक्रमण और सोशल स्टेटस को भी दिशा देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भाई इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? हम कैसे बताएंगे कि माइग्रेशन हो रहा था? कोई रिकॉर्ड है? हाँ, 1872 के सेंसस से ही माइग्रेशन डेटा हमारे सेंसस में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? दो चीजें तो बहुत साधारण सी हैं। जब भी सेंसस होगा तो ये पूछा जाएगा आपका जन्म स्थान क्या है। जब भी सेंसस होगा तो ये पूछा जाएगा कि अच्छा अगर आप जन्म स्थान पर नहीं है तो आपका पिछला निवास स्थान क्या था। तो अगर जन्म स्थान और निवास स्थान में कोई भी अंतर है तो भारतीय जनगणना उसे प्रवचन के रूप में लेती है। उसके बाद 1961 में कुछ चेंजेस हुए और लास्ट सेंसस जो कि 2011 से हुआ था उसमें तो काफी डिटेल फॉर्मेट में माइग्रेशन की एंट्री की गई। अभी रिसेंटली 2017 में जब अगली जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई थी, उसके बाद 2019 में 2011 की जनगणना के माइग्रेशन के आंकड़े रिलीज किए गए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
अगर आप देखिए टोटल नंबर्स पर हम कम जाएंगे। सोचिए, दुनिया भर में की बात छोड़ते हैं, हम भारत की बात करते हैं। भारत की स्थिति अलग है थोड़ी। भारत की सामाजिक संरचना अन्य दुनिया के देशों से भी अलग है। हमारे रीति रिवाज भी अलग हैं, मौलिक भी हैं और अलग भी हैं। सोचिए कि माइग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा। अगर किसी ने माइग्रेशन की स्टडी नहीं की है या माइग्रेशन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है या इससे पहले माइग्रेशन की किसी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो उसके लिए बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में होने वाले माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है विवाह। भारत में होने वाले टोटल माइग्रेशन का 46.3% जो है वो होता है मैरिज के कारण, वो होता है विवाह के कारण, और वो भी किनका? महिलाओं का। महिलाओं के प्रयोजन में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वह विवाह है। भारत में होने वाले कुल प्रयोजन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह भी विवाह है। जबकि अगर हम पुरुषों के लिए देखें तो पुरुषों का जो माइग्रेशन है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है रोजगार। रोजगार प्राप्त के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। और यह प्रयोजन कैसा है? यह प्रयोजन रूरल टू रूरल है, रूरल टू अर्बन है, अर्बन टू रूरल है और अर्बन टू अर्बन भी है। हम इसको आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम टाइप ऑफ माइग्रेशन को, यह भी डेटा सेंसस 2011 से लिया गया है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन अगर हम मेल के संदर्भ में बात करें तो वह केवल 10.6% है। इसको अलग अलग देखने के बजाय अगर हम मेल कैटेगरी में देखें कि सर्वाधिक माइग्रेशन किस कैटेगरी में हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि रूरल टू अर्बन कैटेगरी में सर्वाधिक माइग्रेशन हो रहा है 44.6%, और इसके बाद अर्बन टू अर्बन। तो भाई गांव से शहरों में लोग क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण होंगे जिनकी अभी मैं आगे चर्चा भी करूंगा। अर्बन से अर्बन में तो साफ बात अगर हमें एक अंदाजा चाहिए तो ये मिल सकता है कि बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए यह माइग्रेशन हो रहा है गांवों से शहरों के लिए, और एक शहर से दूसरे शहर। ये जो दौड़ चल रही है पैसे कमाने की या बेहतर जीवन जीने की, यह माइग्रेशन का एक बड़ा कारण है पुरुषों में। जबकि महिलाओं में तो सब प्रकार का आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा तो रूरल टू रूरल, जो गांव की लड़की है उसकी शादी गांव में ही हो गई, वो रहती थी ए गांव में, उसकी शादी हो गई बी गांव में। अब उसके जब भी सेंसस होगा उससे पूछने आएगा जन्म स्थान क्या है बेटा, तो वो बताएगी कि ए गांव में है। फिर कहेगा यहाँ कैसे आ गई, कहेगी विवाह हुआ है, वो एंट्री कर लेगा कि अच्छा आप माइग्रेंट। तो यह शादी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो रूरल टू रूरल भी हो रहा, अर्बन टू रूरल भी हो रहा, रूरल टू अर्बन भी हो रहा और अर्बन टू अर्बन भी। यही चीज हमको यहाँ पर भी मिल सकती है। यहाँ पर दो कैटेगरीज ली गई हैं, वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो माइग्रेशन हो रहा और दूसरा मैरिज के कारण जो माइग्रेशन हो रहा। अब अगर आप देखें कि रोजगार के लिए जो माइग्रेशन हो रहा है वह सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में आ रहा है, वह रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन में मेल कैटेगरी में 55.9% लोग पलायित हो रहे हैं रोजगार की तलाश में। जबकि महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कोई महत्वपूर्ण सूचना हमको इससे नहीं मिल के आती। जबकि अगर हम शादी की बात करें तो हाँ, शादी की बात करते ही स्थिति स्पष्ट हो जाती कि 88.7% जो माइग्रेशन है वह शादी के कारण होने वाला महिलाओं का माइग्रेशन वह रूरल टू रूरल हो रहा है। एक हम लोग और चीज देख सकते हैं वह यह है कि इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट माइग्रेशन की क्या स्थिति है। यहां पर जो टोटल माइग्रेंट्स लिखा हुआ है इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह जो टोटल माइग्रेंट्स का फिगर है इसमें इंटर स्टेट भी माइग्रेशन है, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चले गए, और इसमें इंट्रा स्टेट भी है कि उत्तर प्रदेश के ही इलाहाबाद से जौनपुर पहुंच गए या आज के समय में प्रयागराज से जौनपुर पहुंच गए, तो वो इंट्रा स्टेट है। साथ ही साथ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के साथ साथ इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन भी जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल माइग्रेशन है
तो टोटल माइग्रेंट जो इंडिया में हैं, सेंसस 2011 जो कि जिसकी माइग्रेशन की रिपोर्ट जिसकी माइग्रेशन की रिपोर्ट 2019 में आई, उसके अनुसार 45.58 करोड़ लोग भारत में माइग्रेंट्स के रूप में रह रहे थे। और इनमें से सबसे ज्यादा कहां रह रहे थे? इनमें से सबसे ज्यादा रह रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 5.74 करोड़ लोग महाराष्ट्र में माइग्रेंट के रूप में रह रहे हैं और 5.65 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट्स के रूप में रह रहे हैं। अभी इस बात को देखना महत्वपूर्ण है, जो आज के समय में बड़ी चर्चा का विषय है, हालांकि हम उसके राजनीतिक आयामों पर जाने से बचेंगे, वह है वेस्ट बंगाल में होने वाला माइग्रेशन, वह है असम में होने वाला माइग्रेशन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया जा रहा है, उसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है, उसकी क्या उपादेयता हो सकती, उसको यहां से भी हम समझ सकते हैं। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जब सेंसस की एंट्री हो रही थी तो 20 लाख के करीब लोगों ने कहा कि उनका जो लास्ट रेजिडेंस है वो भारत के बाहर का है। पश्चिम बंगाल के लोग बता रहे हैं सेंसस में कि उनका जो लास्ट रेजिडेंस है, 20 लाख लोगों ने कहा कि उनका लास्ट रेजिडेंस भारत के बाहर है। और जब उनसे पूछा गया कि उनका लास्ट रेजिडेंस भारत के बाहर कहां है, तो उनमें से लगभग 19 लाख लोगों ने कहा कि उनका लास्ट रेजिडेंस था बांग्लादेश। ठीक यही स्थिति आपको असम में भी देखने को मिलती है। असम में लगभग 1,10,000 लोगों ने कहा कि उनका लास्ट रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया था, और इनमें से भी 64,117 ने कहा कि यह बांग्लादेश था। तो हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल और असम में बांग्लादेश से आए पर्याप्त संख्या में लोग रहते हैं। यहां यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अवैध है। हो सकता है कि यह बांग्लादेश युद्ध के समय शरणार्थी के रूप में आए हो, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे की पिक्चर में हम ये देख सकते हैं, ये इंटर स्टेट डिटेल देता है कि यूपी में महाराष्ट्र से आए हुए कितने लोग रहते हैं, तो साहब लगभग 27.5 लाख लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल से आए कितने लोग रहते हैं साहब? लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। गुजरात से आए 9 लाख लोग रहते हैं। केरला से आए 12 लाख लोग रहते हैं, और असम से आए लगभग 35,441 लोग रहते हैं। केरला से आए 12,203 लोग रहते हैं, सॉरी इसको मैंने 12 लाख पढ़ा, 12,203 लोग रहते हैं। तो ये फिगर भी हमको देखने को मिल सकती है अगर आप देखना चाहें तो। आते हैं देश का दिल, दिल्ली की बात भी थोड़ी सी हो जाए। एक आर्टिकल अभी रिसेंटली मैंने देखा जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, उसका सोर्स यहां पर मैंने बताया हुआ है। ये बताता है कि दिल्ली की ये इंटर स्टेट माइग्रेशन का एक फिगर शो करता है डिटेल कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में अगर हम माइग्रेंट्स की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 45% लोग रह रहे हैं और बिहार के लगभग 17.5% लोग। मतलब टोटल माइग्रेंट्स का ये फिगर है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का नहीं। टोटल माइग्रेंट्स में 45% उत्तर प्रदेश के, 17.5% बिहार के, और उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों के लोग रह रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 2321 लोगों ने कहा कि बांग्लादेश उनका लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस था। और एक उत्सुकता भरी बात यह भी है कि लगभग 1.17 लाख लोगों ने कहा कि पाकिस्तान उनका लास्ट रेजिडेंस था। तो जब आप पहली बार सुनते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वो रहने वाले थे, तो आज के समय में ये कैसे हो सकता है? तो इसका कारण आपको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा 1947 में, जब बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से रिवर्स माइग्रेशन करके
दिल्ली में आकर बस गए। तो यह फिगर उनका है। इस प्रकार हमने माइग्रेशन की चर्चा में देखा कि विश्व में क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है। तो अगर हम इसके कारकों की चर्चा करना चाहें कि थ्योरेटिकली माइग्रेशन के क्या कारक हैं, तो हम इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में भी रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। एक तो इसे हम पुश फैक्टर कह सकते हैं, जो कि उनके मूल निवास से उन्हें हटने को विवश करता है। ये पुश फैक्टर क्या हो सकते हैं? ये पुश फैक्टर ये हो सकता है कि उनके मूल निवास स्थान पर रोजगार की संभावनाएं नहीं है, या पुश फैक्टर ये हो सकता है कि उनके मूल निवास स्थान पर आवश्यक अधोसंरचना नहीं है, यह अधोसंरचना सामाजिक अधोसंरचना अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, और यह अधोसंरचना भौतिक अधोसंरचना अर्थात बिजली पानी सड़क जैसी भी हो सकती है, इसकी कमी हो। इन पुश फैक्टर्स में एक कारण यह भी हो सकता है कि जोतों का आकार कम हो रहा है और अब आजीविका के स्रोत उनके लिए वहां पर उपलब्ध नहीं है। बेसिकली यह कृषि क्षेत्र के लिए बात हो रही, तब भी उनको पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है, और कई बार लोकल एक्ट्स की वजह से भी, लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण भी ऐसा माइग्रेशन देखने को मिलता है। अब ये माइग्रेशन आप इसको जोड़ना चाहें तो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन से जोड़ लीजिए, चाहे कैराना से जोड़ लीजिए, बट हम उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाएंगे। पुल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ खींचती, बेटर एमिनिटीज अपनी तरफ खींचती, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अपनी तरफ खींचता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी तरफ खींचता है। ये सारे कारण और जो हैं वो पुल फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और लोग एक जगह से दूसरी तरफ को पलायन करते हैं। इसी के अपोजिट ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि वापस ढकेलते हैं, जो कि हैं पुल बैक और पुश बैक। पुल बैक फैक्टर्स क्या हैं? जिस स्थान को छोड़ के गए थे वहां पर अब फिर से रोजगार की नई संभावनाओं ने जन्म ले लिया, तो लोग हो सकता है शहरों को छोड़कर वापस गांवों की तरफ लौटें। जैसे मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन के कारण हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल गई हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले से बेहतर हो चुका हो। तो ये सभी फैक्टर्स पुल बैक फैक्टर्स हैं। तो पुश बैक फैक्टर क्या है? पुश बैक फैक्टर वो है जो हमें नए स्थान पर रुकने से रोकते हैं और वापस ढकेलते हैं कि नहीं, अपने मूल स्थान पर जाइए। तो जैसे शहरों का, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि शहरों में जीवन की उच्च लागत, जीवन वहन की उच्च लागत, यह भी पुल बैक करती है। शहरों में रोजगार अवसरों की कमी, खासतौर पर दक्ष रोजगार अवसरों की उपलब्धता भी हतोत्साहित करती है कि यहां पर रोजगार और आजीविका के साधन नहीं उपलब्ध है। तो यह भी पुश बैक फैक्टर्स है। तो हम माइग्रेशन के इन फैक्टर्स को इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज में अगर बांटना चाहें तो हम बांट कर देखें और इसके एक बेहतर नजरिया हमको मिल सकता है। अब हम अगले पार्ट पर आते हैं जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। मैंने माइग्रेशन को पहले इसीलिए लिया क्योंकि माइग्रेशन का अगर इन चारों ही कारणों फैक्टर्स को देखिए तो इनमें मूल में है लाइवलीहुड, इनके मूल में है एम्प्लॉयमेंट, इनके मूल में है एक बेहतर जीवन स्तर। और यह सब कैसे मिलेगा? यह सब मिलेगा रोजगार से ही। तो माइग्रेशन का एक बड़ा कारण है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्यों है, विश्व में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इसकी हम चर्चा अपने अगले भाग में करने जा रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम लगभग 1 दर्जन के करीब बेरोजगारी से संबंधित अवधारणाएं पढ़ते और पढ़ाते हैं। It could be voluntary, it could be involuntary, it could be seasonal, cyclical, structural, frictional, disguised। और अब तो
जब मैं पढ़ाता हूं तो थ्योरी से भी मैं 3 प्रकार के बेरोजगारी कॉन्सेप्ट निकाल के लाता हूं और वो कहता हूं कि क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट और केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट भी उदाहरण है। तो इस प्रकार से लगभग 11 के करीब कॉन्सेप्ट हैं। मैं समझता हूं कि इनको बताने की जरूरत यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज द रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि व्यक्ति दिए गए रेम्युनरेशन पर काम करने का इच्छुक है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता है, ऐसी दशा को ही हम अनैच्छिक बेरोजगारी या सामान्य रूप से जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं हुआ है। जबकि कुछ ऐसी वजहें भी हो सकती हैं, जबकि लोग दिए हुए मजदूरी की दर या पारितोषिक की दर पर काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं, वो बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, तो इसे हम स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और ये अधिकतर लो वेज के कारण होती है, इसलिए इसे हम लो वेज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते थे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है जो इंडिया में भी देखने को मिलता है। यह विशेषकर एग्रीकल्चर, कैटरिंग और माइनिंग में देखने को मिलता है, जिसमें सीजनल वर्क होते हैं या सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यह काम हो जाता है, एक फसल लग जाती है, दूसरी फसल के बीच में जो गैप होता है उस समय बेरोजगारी हो जाती है। या माइनिंग का काम साल भर चलता रहेगा, लेकिन जब बरसात हो जाएगी तो वह काम बंद हो जाएगा। बरसात के बीच के समय में फिर व्यक्ति बेरोजगार रहेगा। ऐसी दशा को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो मिसमैच है या जो डाउनटर्न हो रहा है एग्रीगेट डिमांड में, इसके कारण भी बेरोजगारी होती है। तो इसे हम डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और चूंकि यह चक्रों में होता रहता है, इसलिए हम इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो विकासशील देशों में देखने को मिलता है वह है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अगर हम स्किल गैप अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो बात समझनी बड़ी आसान हो जाती है। इसका कारण है एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिटवीन विच व्हाट इकोनॉमी वांट्स एंड व्हाट लेबर फोर्स ऑफर्स। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रोजगार की मांग है और किस प्रकार का रोजगार लोग पूर्ति करना चाहते हैं, इसके बीच का जो मिसमैच है, उसी के कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। मतलब जो स्किल नीडेड है इंडस्ट्री में या अन्य सेक्टर में, उस प्रकार की स्किल अगर अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण जो बेरोजगारी जनित हो रही वह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि अगर एटलीस्ट एनी पर्सन हैविंग सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड फेल टू गेट अ जॉब, he could be termed as educated unemployed. फ्रिक्शनल, कई बार लोग एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, और यह जो जॉब स्विच के बीच का टाइम है जिसे हम जॉब सर्च टाइम कहते हैं, तो इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है इस ड्यूरेशन में, इसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे हम जॉब सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में प्रिवेलेंट है। हर कोई जानता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा का पूरा परिवार कृषि करता है। अगर वो गांव में रह रहा है, खेत में जाना है, अगर जुताई या बुआई हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी जरूरत है अथवा नहीं है, सबके सब जाकर लगेंगे। और इनमें से कईयों का उसमें वास्तविक योगदान शून्य होता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में प्रच्छन्न बेरोजगारी वह दशा है जिसमें कि साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, फिर भी वह उत्पादन में लगा हुआ हो। तो प्रत्यक्ष रूप से तो लगता है कि भाई यह रोजगार में है, लेकिन वास्तव में उसके रोजगार में होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी मैंने चर्चा की, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि अगर इकोनॉमी में प्राइस और वेज एडजस्टमेंट आराम से होता है, वो फ्री टू एडजस्ट है, तो किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें कहीं फ्रिक्शन है, कहीं रिजिडिटी है, तो इसके कारण इकोनॉमी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसे हम रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे ये हम क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं अगर उसमें अनएम्प्लॉयमेंट सृजित होता है। तो क्यों सृजित होगा? बाजार में वेजेस बहुत हाई है, हाई वेज पर जो डिमांड है वो कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी। तो डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है वो क्लासिकल सिस्टम में कुछ समय के लिए
अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा। हालांकि क्लासिकल सिस्टम तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट पर है, वो मानता है कि जब भी ये कीमतें लोशील होंगी तो एडजस्टमेंट इस प्रकार से होगा कि कोई भी बेरोजगार नहीं रह जाएगा। फिर न्यू क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसे हम नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट मानता है कि सीजनल, साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से लेबर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वह सदैव ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ बेरोजगारी सदैव विद्यमान रहेगी। तो ऐसी बेरोजगारी के स्तर पर बाजार में रिक्त नौकरियों की संख्या और बाजार में नौकरी चाहने वालों की संख्या के बीच में एक इक्विलिब्रियम सदैव रहता है। केन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है या वह क्या है, जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी होती है तो हमें केन्सियन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसी का एक उदाहरण साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जब भी हम एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की चर्चा करेंगे भारत में, तो कहीं पर भी बैठिए आप, कभी भी चर्चा हो तो 3-4 चीजों की चर्चा जरूर होगी कि भाई जो भारत का ग्रोथ मॉडल है वो जॉबलेस टाइप का है। जो एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है वो गेनफुल नहीं है। केवल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, गेनफुलनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी बात, और इसी के साथ जुड़ी हुई बात है वर्किंग पॉवर्टी की। वर्किंग पॉवर्टी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषित भी किया है कि अगर जो लोग रोजगार में हैं वो भी प्रतिदिन $1.9 से कम पा रहे हैं तो वो वर्किंग पुअर कहलाएंगे, और इस दशा को वर्किंग पॉवर्टी कहते हैं। फिर अगर चर्चा होगी तो इस बात की भी चर्चा जरूर होगी कि जो स्किल रिक्वायर्ड है और जो स्किल ऑफर्ड है उसके बीच में एक मिसमैच है, एक स्किल गैप है, और इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट है। एक नई चीज जिसकी हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे, जो क्या कहेंगे इसको, सुधारोत्तर काल में देखने को मिलती है कि युवाओं की आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, जबकि उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं है अर्थव्यवस्था में। इस कारण से एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी गैप क्रिएट हो रहा है। आइए इन्हीं सब की मिली जुली एक चर्चा हम आगे करने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की जब चर्चा करनी होती है तो हमें कुछ रिलायबल सोर्सेस पर जाना होता है। सबसे रिलायबल सोर्स एक समय हुआ करता था एनएसएस का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आया करता था। इसके विभिन्न राउंड हुआ करते थे। लास्ट राउंड 68th राउंड था, उसके बाद से उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया गवर्नमेंट के निर्देश से। उनका कहना था कि ये कंपेरेबल नहीं है, और जब कंपेरेबल नहीं है तो इसको देने का कोई मतलब नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। क्यों कर दिया इसकी मंशा पर हम प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन अब वो बंद हो गया तब फिर कहां से लें? तब फिर अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एनएसएस का है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो अनेक ऐसे इंडिकेटर्स को लेकर रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे रोजगार और बेरोजगारी की एक बेहतर तस्वीर निकलकर हमारे सामने आती है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर हम इकोनॉमिक सर्वे का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि कुछ चीजें वहां से हमको मिल जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही पीएलएफएस है, और 68th राउंड तक यूएस हुआ करता। देखिए, रोजगार और बेरोजगारी ऐसा बहुआयामी, मैंने शुरू में ही कहा, एक ऐसा बहुआयामी विषय है जिसके लगभग हर एक आयाम पर एक पीएचडी थीसिस लिखी जा सकती है। तो सभी आयामों को लेकर 1 घंटे में बात पूरी करना कठिन है, तो मैंने कुछ सीमित आयाम ले लिए हैं। 3 इंडिकेटर्स इस स्लाइड में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये 3 इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, सेकेंड इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड थर्ड इज वर्किंग पॉपुलेशन रेट या वर्कर्स पॉपुलेशन रेट। ये सभी जनसंख्या के अनुपात में, एलएफपीआर जनसंख्या के अनुपात में श्रम शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि रोजगार में लगे हुए और बेरोजगार लोग भी शामिल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगार लोगों का जनसंख्या से अनुपात को प्रदर्शित करता है, और जबकि डब्ल्यूपीआर जो है
वो एम्प्लॉयड लोगों का जनसंख्या से अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो एक नजर डालते हैं हम सबसे कॉर्नर की तरफ, जहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हमने दर्शाया है, और साथ ही साथ इस प्रदर्शन में हमने रूरल, अर्बन और मेल फीमेल जो कैटेगरीज हैं इनको भी साथ में लिया है, ताकि एक बेटर पिक्चर हमको देखने को मिल सके। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि 1999-2000 से लेकर 2019-20 ये डेटा जो 2019-20 का है, ये रिसेंट पास्ट वीक में अभी पब्लिश हुआ है, और मेरी नजर उस पर पड़ गई तो मैंने उसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया ताकि एक बेटर पिक्चर मिले। 2017-18 का जब डेटा ले रहे थे तो आप आगे देखेंगे कि कई जगह पे कंफ्लिक्ट एक क्रिएट होता है। 2017-18 का जो डेटा था वो कई जगह पे बहुत ही ऐसी पिक्चर शो कर रहा था कि जो बहुत बढ़ती हुई बेरोजगारी को दिखा रहा था। 2019-20 के डेटा को आ जाने से थोड़ा कंपैरिजन में आसानी हो गई। फिर भी 1999-2000 से लेकर अगर 2019-20 तक का अगर हम देखें तो रूरल सेक्टर में मेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है वो अराउंड 55 to 56% बना रहा है, जबकि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रहा है ये अगर हम 1999 से लगातार देखें 2004-05, फिर 2009-10, फिर 2011-12 और फिर 2017-18, यहां पर हम यह मान के चल रहे हैं कि विभिन्न राउंड के जो डेटा हैं ये आपस में कंपेरेबल हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो यह जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल सेक्टर में फीमेल का, यह लगातार घटता हुआ हमें दिखाई देता है। 2019-20 में जरूर इसमें कुछ सुधार हुआ है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि रूरल सेक्टर में मेल डोमिनेंस हमको साफ दिखाई देती है पार्टिसिपेशन के मामले में। तो अर्बन सेक्टर में क्या सीन है इसको भी देखते हैं। तो अर्बन सेक्टर में भी वही स्थिति है कि 1999-2000 से लेकर 2019-20 को अगर हम देखें तो अगर 1999-2000 को हम छोड़ दें कुछ समय के लिए, 2004-05 के बाद से देखें तो ऑलमोस्ट 55, 56, 57, 58% के बीच में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल का रहा है, जबकि फीमेल का पार्टिसिपेशन अर्बन फीमेल्स के संदर्भ में यह 1999-2000 से बढ़ा है और 2019-20 में यह 18.5% हो गया। फिर भी देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बेहतर रहा है बनिस्बत शहरी क्षेत्र की महिलाओं के, तो उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद गांवों में मिल रही। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या स्थिति है? अगर हम रूरल, अर्बन और मेल फीमेल क्लासिफिकेशन के साथ देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मेल के संदर्भ में ये 2017-18 में, ये ध्यान दीजिएगा कि 1999-2000 से लेकर 2011-12 तक यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से कम ही शो कर रहा था, जबकि 2017-18 की फिगर बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 6% के करीब पहुंच रहा है। यह ऑल इंडिया के लिए भी है, न केवल मेल के लिए बल्कि यह ऑल इंडिया लेवल पर भी 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 के PLFS में दर्ज की गई थी। फीमेल के संदर्भ में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। मेल के संदर्भ में तो यह 3 गुना तक बढ़ा, फीमेल के संदर्भ में यह 2 गुना तक बढ़ गया। कुल मिलाकर रूरल क्षेत्र में मेल और फीमेल दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 2017-18 तक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि 2019-20 का सर्वे थोड़ी सी ठीक पिक्चर दिखाता है कि कुछ काम हुआ है और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी दर्ज की जा रही। तो अर्बन सेक्टर में अगर हम देखें तो क्या हो रहा, अर्बन सेक्टर में भी वही स्थिति है। अर्बन सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़कर लगभग 7% हो गया था और फीमेल्स के संदर्भ में यह 5% से बढ़कर 11% के लगभग हो गया। तो जबकि 2019-20 में स्थिति थोड़ी सी क्लियर होती। अगर ओवरऑल फिगर की बात करें तो 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 6% हो गया था, 2019-20 में इसमें थोड़ा सुधार है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% तक सुधरा है।
तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेट में क्या चेंज हुआ है इसकी भी हम चर्चा कर लें। तो इसमें भी मेल डोमिनेंस साफ हमको देखने को मिलती है, चाहे वह रूरल सेक्टर में हो और चाहे अर्बन सेक्टर में हो। मेल का जो वर्कर्स पॉपुलेशन रेट है वह 54% के आसपास लगातार बना हुआ है 2017-18 को अगर हम छोड़ दें, जबकि फीमेल का जो वर्कर पॉपुलेशन रेट है रूरल सेक्टर में उसमें एक साफ डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है, स्पेशली 2004-5 के फिगर से अगर हम कंपेयर करें तो। अर्बन सेक्टर में मेल डोमिनेंस यहाँ भी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो वर्कर पॉपुलेशन रेट है वो 54% के आसपास बना हुआ, जबकि फीमेल में यह जो वर्कर पॉपुलेशन रेट है इसमें सुधार दिखाई देता है। तो अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर आइए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का घट रहा है अर्बन सेक्टर में, जबकि वर्कर्स पॉपुलेशन रेट महिलाओं का बढ़ रहा है। तो एलएफपीआर बढ़ रहा है और यहां पर वर्कर पॉपुलेशन रेट इसमें भी हमको सुधार देखने को मिलता है। अगर हम ये 2000 यहां की बात करें तो इसके कारण यहां पर हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज देखने को मिलता है। इस स्लाइड में हमने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को नंबर्स के रूप में व्यक्त करने के मतलब मैग्नीट्यूड के रूप में व्यक्त करने के लिए एक स्लाइड ली है जो कि पीएलएफएस 2017-18 और 2018-19 के सर्वे पर बेस्ड है। हम 2018-19 के फिगर की सीधे बात करते हैं। यह फिगर बताता है कि 2018-19 के सर्वे के अनुसार भारत में 51.82 करोड़ लोग लेबर फोर्स में थे और इनमें से 48.78 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला हुआ। इसका मतलब है कि 2018-19 में 3 करोड़ लोग ऐसे थे जो बाजार में प्रचलित पारितोषिक की दर पर काम करना चाहते थे किंतु उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। अगर हम इंडस्ट्री वाइज डिवीजन को देख लें, अब मैं एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के डिमांड और सप्लाई साइड पर फोकस करना चाहता हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो इंडस्ट्री वाइज डिवीजन है पीएलएफएस में, इसको हम डिमांड साइड का एक इंडिकेटर मान सकते हैं। कैसे? इससे हमें ये पता चलता है कि किस सेक्टर में रोजगार की ज्यादा जरूरत है या किस सेक्टर में ज्यादा संभावना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकने की। तो अगर आप इधर देखिए, सीधे टोटल वाली फिगर को हम इधर देखें तो सबसे जो बड़ा सेक्टर रहा है वो रहा है कृषि क्षेत्र। कुल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रहा है उसका 45.6% अभी भी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। इसके बाद जो नंबर आता है वो है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स का। अगर हम कृषि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, भूल जाएं कि एक प्राथमिक क्षेत्र में ये एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसके बाद जो नंबर आता है वह निर्माण का है और उसके बाद विनिर्माण का आता है। तो अगर हम ध्यान से बात करें तो सेवा क्षेत्र, निर्माण और विनिर्माण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार की संभावनाएं विद्यमान है। लेकिन हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो सेवा क्षेत्र है, यह जो निर्माण क्षेत्र है, यह जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें अकुशल श्रमिकों की तुलना में कुशल श्रमिकों की मांग होती है। सप्लाई साइड की हम जरा बात करते हैं। तो सप्लाई किसकी हो रही है? वास्तव में कुशल श्रमिकों की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको प्रदर्शित करने के लिए पीएलएफएस 2019-20 से मैंने एक और स्लाइड ली है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स बाय टेक्निकल एजुकेशन को शो करती है। मतलब कि कुल 100 लोगों में से जिन पर सर्वे किया गया उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री थी या टेक्निकल एजुकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट था या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट था। निश्चित रूप से यह क्वालिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर को व्यक्त करता है। तो अगर देखना चाहें तो
टोटल फिगर फिर से हम लेते हैं, अभी महिलाओं और पुरुषों की भी हम बात कर लेंगे। तो टोटल में से 96% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी। और इनमें से मेल की हम केवल यहां बात कर रहे हैं, 96% मेल ऐसे थे जिनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, और फीमेल में यह स्वाभाविक रूप से ज्यादा था। लगभग 98% महिलाओं ने कहा कि उनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। कुल फिगर 97% के पास है, मतलब कुल सर्वे में से 97% लोगों ने कहा कि उनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है और वो जॉब चाहते हैं अथवा वो जॉब में हैं। केवल 1.2% लोगों ने कहा, कुल 1.2% लोगों ने कहा कि उनके पास एक टेक्निकल डिग्री है। 1.3% लोगों ने कहा कि उनके पास ग्रेजुएशन लेवल से कम की डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट है टेक्निकल एजुकेशन में, और केवल 0.6% लोगों ने कहा कि उनके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी रूप में टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट है। यह हमारे क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स को शो करता है, और यह एक सिम्टम है कि हमारे यहाँ सप्लाई स्किल गैप क्यों क्रिएट हो रहा है। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की दृष्टि से भी अगर हम देखने का प्रयास करें तो फिर यह भी एक इंडिकेटर है सप्लाई साइड का। हम 2019-20 के ही डेटा पे फोकस करेंगे। तो और यहाँ पर एक डिवीजन देखने को मिलता है, 15 से 29 वर्ष का जिन्हें हम एक्चुअल यूथ कह सकते हैं, और दूसरा 15 से 59 वर्ष का जिन्हें हम ऑल एज ग्रुप कहेंगे। तो 15 से 29 वर्ष के लोगों में 4.3% लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई फॉर्मल, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग प्राप्त की है, पुरुषों ने। महिलाओं में जब यही बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, युवा महिलाओं ने, लड़कियों ने 4%, 3.8% लोगों ने, महिलाओं ने कहा कि हाँ उनके पास कोई फॉर्मल, वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है। कुल मिलाकर कुल सर्वे के केवल 4% लोगों ने कहा कि उनके पास कोई वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। टेक्निकल एजुकेशन में कहा 3% लोगों ने, और इसमें कहा 4% लोगों ने। यह फिगर कितना कम है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऑल एज ग्रुप की भी चर्चा कर दें तो भी फिगर उससे भी खराब है। 15 से 59 वर्ष, मतलब कुल कार्यशील जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो मेल में केवल 3.5% ने कहा कि उनके पास है, फीमेल में केवल 2.9% ने कहा कि उनके पास ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, और कुल 3.2% ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है या उन्होंने कहीं संस्थागत रूप से ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की हुई है। यह स्किल गैप का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। तो जैसी भारत में बेरोजगारी चल रही है, अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की कि अराउंड 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था 2017-18 के PLFS के अनुसार। तो क्या दुनिया भर में ये समस्या है या केवल भारत की समस्या है, हम ही लोग परेशान हैं? तो इसको शो करने के लिए ये एक नई स्लाइड है जिसमें ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट 2005 से 15 की अवधि में शो किया गया है। ये जो बार बने हुए हैं ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट को शो करते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन जैसी है ये हमारे ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को शो करती। 2005 से 2015 की पूरी अवधि है, और आप देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2009 में इस पूरी अवधि में सर्वाधिक था, जो कि 2005 के बराबर था, 6.2%। इसके बाद इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ग्रेजुअली डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। 2011 में 6% हो गया, और उसके बाद ये 2013 तक लगभग 6% ही बना रहा। 2015 में जरूर इसमें कुछ ईजिंग हुई है और 5.8% तक रहा। तो बात तो ऐसी दिखती है कि भारत में भी
5 से 6% बेरोजगारी की दर है, और ऐसा दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिलता है, जो आईएलओ के कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन ऐसा ही पूरी दुनिया में भी है। ये एवरेज परफॉर्मेंस जो है वह शो हो रही है। तो आईएलओ के वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक 2016 की रिपोर्ट के अनुसार हम यह देखने का प्रयास कर सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, खासतौर से अब हम बात कर रहे हैं यूथ की। वो यूथ मतलब वह 15 से 29 वर्ष वाला युवा, जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यहां पर ऐसा कोई डिवाइड हम नहीं लेके चल रहे। तो 2 चीजें इसमें हैं, एक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम चर्चा करेंगे इसमें 2007 से 17 की अवधि में, और दूसरा यूथ वर्किंग पॉवर्टी रेट, जो आज की एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है, जो गेनफुलनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो आप सिर्फ इस 2007 से 2014 के फिगर को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को देख लीजिए। वर्ल्ड लेवल पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, इमर्जिंग कंट्रीज में भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है 2007 से 14 की अवधि में। डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देश, चाहे वो विकसित हैं, चाहे विकासशील हैं या उभरते हुए, सभी में युवा बेरोजगारी एक समस्या के रूप में उभर रही है। तो है कितनी? युवाओं में बेरोजगारी है कितनी? अगर दुनिया के एवरेज पर बात करें तो 2015 में यह 12.9% थी और 2017 में यह 13.1%, एक बड़ा फिगर है। दूसरी तरफ टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ की अगर हम संख्या की बात करें, हालांकि परसेंटेज अच्छी फिगर देते हैं, फिर भी आंकड़े को बढ़ाकर थोड़ा सा देखने की इच्छा होती है, तो मिलियंस में हम कह सकते हैं कि 7 करोड़ लोग 2015 में बेरोजगार थे। 70.5 मिलियन पीपल्स वर अनएम्प्लॉयड बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। तो यूथ वर्किंग पॉवर्टी रेट, जिसे कि आईएलओ इस रूप में डिफाइन करता है कि ऐसे रोजगार प्राप्त लोग जो कि रोजगार में तो हैं, किंतु उनकी प्रतिदिन की अर्निंग $1.9 से भी कम है, जिन्हें आईएलओ वर्किंग पुअर कहता है। तो ऐसे लोगों का कितना प्रतिशत है? तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहले तो ट्रेंड लाइन 2007 से 14 की देख लें, तो इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। मतलब, और ये बात जरूर यहाँ पर है कि यहाँ पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसा डेवलप कंट्रीज का डिटेल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, टोटल इमर्जिंग एंड डेवलपिंग का जरूर दिया हुआ। तो जरूर इसमें कुछ सुधार है, लेकिन फिर भी कितना है यह जानना रुचिकर है। 2015 में टोटल का फिगर शो करता है कि 38% के लोग जो रोजगार में थे वह एक खराब आजीविका की स्थिति का सामना कर रहे थे, जिसमें रोजगार में होने के बावजूद वो प्रतिदिन का $1.9 नहीं कमा पा रहे थे। अगर हम $70 पर रुपए के रेट से भी देखें तो मतलब कि प्रतिदिन का ₹150 भी नहीं कमा पा रहा, और यह एवरेज पूरी दुनिया का है। तो growing working poverty is a growing concern all over the world with respect to unemployment, especially for youth. तो उसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ही अलग अलग रीजन्स में भी चर्चा की गई है, जिसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि शायद आई एम टेकिंग मच टाइम देन नीडेड। तो इसको भी आप अगर एक ग्राफ के रूप में देखें तो बस साउथ ईस्टर्न एशिया में हमको एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है, और कुछ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में भी हमको एक डिक्लाइन या रिवाइवल जैसा ट्रेंड देखने को मिलता है। बाकी सब जगहों पर फ्लक्चुएशन है या तो यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो अब हम अपनी फाइंडिंग्स पर आते हैं
कि हमने अभी तक क्या क्या चर्चाएं की हैं। हमने चर्चा की इन बातों की भी कि माइग्रेशन में कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें हमने पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर, पुश बैक फैक्टर्स और पुल बैक फैक्टर्स की भी चर्चा की। वुमेन माइग्रेशन के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है वो शादी रहा है, जबकि पुरुषों के संदर्भ में रोजगार की खोज माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और उस जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका शेयर भी बढ़ रहा है। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हम हासिल कर पाएंगे अथवा नहीं, अथवा यह बोझ बन जाएगा, इसको आगे के वर्षों में हमारी सरकारों और नीति निर्धारकों को इसके प्रति गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिगर्स साथ नहीं दे रहे हैं। न केवल अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स अच्छे नहीं हैं, बल्कि वर्किंग पॉवर्टी के भी फिगर्स कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो हो क्यों रहा है? कारणों की अगर हम खोज करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एक तो राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन इज अ बिग फैक्टर। सेकेंड इज इंक्रीजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। विश्वनाथ सर मेरी बात से एग्री करेंगे शायद। तो रोजगार अवसर सरकार के प्रयासों से बढ़ रहे हैं, शैक्षिक अवसर सरकार के प्रयासों से बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ सरकार के प्रयास कुछ ऐसे हैं कि कैपेबिलिटी कुछ भी हो, लेकिन अगर जो बंदा चाहता है, जो भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसकी एंट्री हो जानी चाहिए। कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो सस्टेन कर पाएगा उस एजुकेशन को, उस लेवल ऑफ एजुकेशन को, या केवल एडमिशन के बाद सेकेंड ईयर में ही फेल हो जाएगा और फिर कहेगा कि कास्टिज्म हुआ और मैं इस क्लास से बिलोंग करता था और प्रोफेसर इस क्लास से था इसलिए हमको फेल कर दिया गया, नहीं तो मैं तो नीट क्वालिफाई करके आया था, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर होंगी, लेकिन हम अपने आप को उस इश्यू से, जो इश्यू अभी है नीट में, उससे हम खुद को बचाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कुछ और हो सकता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि शैक्षिक अवसर बढ़ रहे हैं, उनकी स्मूथ एंट्री हो रही है, और इसके साथ साथ, इस प्रकार की एंट्री के साथ साथ यूथ के एस्पिरेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं महत्वाकांक्षा का रूप ले चुकी हैं और कैपेबिलिटीज पर ध्यान नहीं है। एक नीट बिहेवियर भी है। एजुकेशन पूरी हो गई, चलो किसी तरह पूरी हो गई, और जब एजुकेशन पूरी हो गई तब क्या कंडीशन है कैंडिडेट की? is neither in education nor in employment and nor in training, neither in employment nor in education or training। तो वो ना तो रोजगार में है, ना शिक्षा को प्राप्त कर रहा और ना तो कोई ट्रेनिंग कर रहा। तो ऐसे जो ये नीट बिहेवियर है एजुकेशन का, वो ऐसे यूथ क्रिएट कर रही है जिनके पास डिग्री तो है, डिप्लोमा तो है, लेकिन जिनके पास क्षमता के नाम पर कुछ नहीं है। तो एक भीड़ का सृजन भी हो रहा है। स्वरोजगार की प्रेरणा भी नहीं है, क्योंकि सीखा ही नहीं है। सीखा होता शायद टेक्निकल एजुकेशन के जरिए, तो वो कुछ सोच सकता कि मैं स्वरोजगार करके 10 और लोगों को रोजगार दे सकता हूं। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो कि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, अभी हमने देखा लगभग 50% रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र से आते हैं। तो अब तो लैंड का डिवीजन इतना ज्यादा हो चुका है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बस का नहीं रह गया है कि इस बढ़ती जनसंख्या को अब्जॉर्ब कर सके। नॉन फार्म सेक्टर की भी अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, तो वो भी इतने साउंड नहीं है कि ज्यादा संख्या में रोजगार सृजित कर सके। दूसरा एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था पब्लिक सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में रोजगार मिलता था और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट था। विनिवेश की नीति के साथ साथ इस पब्लिक सेक्टर का आकार सिकुड़ता जा रहा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, जिनमें सरकार मानकों में छूट देकर अपने मानकों को कुछ कम करके भी एंट्री दे सकती थी। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं, लेकिन निजी क्षेत्र
योग्यता को वरीयता देता है, निजी क्षेत्र कौशल को वरीयता देता है, निजी क्षेत्र दक्षता को वरीयता देता है। तो ऐसे में तो रोजगार पाना कठिन होगा। तो श्रिंकिंग पब्लिक सेक्टर हैज बीन could be a prime factor behind the growing unemployment. The same is true for skill and capital intensive nature of growth in manufacturing and service sector. जो एब्जॉर्ब तो कर सकता है, बड़ी संख्या में श्रम को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, जिसकी अभी हमने बात की थी कि कृषि के बाद जो सबसे अधिक रोजगार दे रहा है वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है उसका नेचर स्किल एंड कैपिटल इंटेंसिव है। इसमें भी कम कुशल लोग तो हो सकते हैं, लेकिन अकुशल लोगों की एंट्री कठिन होगी। यह भी एक कारण है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो रोजगार मिल रहा है उसका जो नेचर है वो मोस्टली सीजनल है और ये नॉन स्टेडी भी है। तो इसके कारण सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। भाई जब पढ़ लिया अच्छा, जी लिया अच्छा, तो व्हाइट कॉलर जॉब की अभिलाषा किसको नहीं होगी। और जब उस एटमॉस्फेयर में रह लिए तो श्रम के प्रति सम्मान की भावना का तो ह्रास होना है, कभी किया ही नहीं श्रम। तो इसने भी स्वैच्छिक बेरोजगारी को बढ़ाने में भारत में योगदान दिया है। और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं भी वो क्रिएट किसको कर रही हैं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं कर रही हैं। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के बजाय वो वर्किंग पुअर को क्रिएट कर रही हैं। एक बड़ा क्लास है जो वर्किंग पुअर है। गवर्नमेंट ने भी अपनी प्रायोरिटी बदल दी है। अब उसकी प्रायोरिटी जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई है, अब उसकी प्रायोरिटी है जॉब क्रिएशन। तो सरकार क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब की बजाय क्रिएशन ऑफ जॉब पर फोकस कर रही है। और यही कारण है कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट एक बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। गैप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये वही बात है जिसको हम स्किल गैप कह रहे हैं। अच्छा, दो स्थितियां हैं, मैं चुनने को देता हूं, दो स्थितियां देता हूं। एक स्थिति है एम्प्लॉयमेंट और दूसरी स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों में से कौन सी बेहतर है? स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बेहतर स्थिति है। एक दूसरी स्थिति में देता हूं कि दूसरी स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी। इसमें से कौन सी खराब स्थिति है? अनएम्प्लॉयमेंट खराब है या अनएम्प्लॉयबिलिटी खराब है? जी हाँ, अनएम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो एक दशा है, वह बदल जाएगी, लेकिन जब तक आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को नहीं सुधारेंगे तब तक यह दशा बदलने वाली नहीं है। भारत में ह्यूमन कैपिटल का स्टेटस अगर आप देखें तो वह अच्छा नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट 2017-18, अभी मुझे उसका डेटा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैंने 2017 में देखा था, उसमें 200 के करीब देशों में भारत का स्थान 120 के बाद आ रहा था। तो ये बताता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है, और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद हम अपनी स्थिति को सुधार लें। तो हम कर क्या रहे हैं? अभी तक तो थ्योरेटिकल बातें हो गई या फैक्चुअल बातें हो गई। सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले जो रिकॉर्ड में है उसकी बात करते हैं। सरकार क्या कर रही, तो उसको हमने एक जगह समराइज करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार ने क्या क्या किया है अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो इट विल टेक अनदर 4 to 5 आवर्स। एक समरी है जिसको मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसको जरा एक नजर देख लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लाइवलीहुड के लिए ढेर सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें मनरेगा है, जवाहर रोजगार योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है।
संपूर्ण रोजगार योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम है, मिशन है, प्राइम मिनिस्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, अंत्योदय योजना है, ग्रामीण कौशल योजना है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो स्वरोजगार को प्रेरित करती है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए भी, कॉर्पोरेशन और कमीशन आई डोंट नो एक्चुअली, उसके जरिए भी स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना, कैपेसिटी बिल्डिंग की कई स्कीम्स लेके आते हैं, उड़ान है, स्कूल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन है, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स की स्थापना की जा रही है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की तैयारी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी के माध्यम से भी कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनकी भी एक पूरी लिस्ट यहां पर दी हुई है। उद्यमी क्षमता के विकास के लिए यह एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हमारा माइंडसेट क्या हो गया है, हमारा माइंडसेट हो गया है दूसरे का नौकर बनने का, दूसरे के दिए रोजगार में रहने का। स्वरोजगार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर क्षमतावान लोग लगे, जो अपने इरादे के पक्के हों, जिनमें धैर्य हो और जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अध्यवसायी के रूप में लगे रहें, तो वह निश्चित रूप से किसी भी बिजनेस को करें उसमें वह सफल हो सकते हैं। तो यह उद्यमी क्षमता, लेकिन उसके अंदर साहस का होना जरूरी है। जब हम उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि उत्पादन के भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये 5 उत्पादन के साधन हैं और साहस के बिना कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता। तो साहसी वृत्ति का होना, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का होना यह जरूरी है और इसी के लिए एक योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। और बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, स्किल लोन स्कीम। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे हुए, उसी अवसर पर एक नई स्कीम आ गई, एबीसी स्कीम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम के जरिए लोगों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा दी जा रही। जब चाहे लोग अपने पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं, जब चाहे अपने विषय को बदल सकते हैं और जब चाहे तो इंस्टीट्यूशन को बदल सकते हैं। उनका क्रेडिट एक बैंक के रूप में स्टोर होता रहेगा। तो इसको तो कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि ऐसी क्रेडिट देने के लिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और केवल पैसे दीजिए और मनमाफिक नंबर मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर तो क्रेडिट बटोर के रखेंगे तो एक अलग स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे स्थिति खराब नहीं होगी, इससे स्थिति बेहतर ही हो सकती। इससे ऐसे लोगों को अवसर मिल सकता है जो किन्हीं कारणों से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आर्ट संवर्ग में चले गए, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, वो कुछ टेक्निकल भी सीख सकते थे और अगर उन्हें यह अवसर मिला होता तो आज बार रोजगार में होते। तो ऐसे लोगों को लाभ हो सकता है और रोजगार के अवसर उनके लिए खुल सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कई ऐसे उपाय किए गए हैं जिनके जरिए शिक्षा और कौशल के विकास की स्थिति को भारत में ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके साथ ही आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अब मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। आगे की बात के लिए मैं डॉक्टर तरुण जी से निवेदन करूंगा कि अब वो इस मंच को संभालें और जो भी आगे की प्रक्रिया है उससे अवगत कराएं। धन्यवाद विवेक जी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर। जी सर। तरुण जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक मिश्रा जी। मैं प्रारंभ से सुन रहा हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपका ये अध्ययन निश्चित रूप से, अगर इसे कहें राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहा है। इतना बढ़िया विश्लेषण आपका
बेरोजगारी के संदर्भ में और खासतौर से माइग्रेशन को लेकर के जो आपने अध्ययन किया है, एक प्रमुख भूमिका आपने बताई माइग्रेशन को बेरोजगारी के संदर्भ में, चाहे वो विवाह की वजह से माइग्रेशन का बढ़ना या रोजगार बेरोजगारी की वजह से ग्रामीण से शहर में, शहर से ग्रामीण, शहर से शहर में जो बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं आपका अध्ययन बड़ा रुचिकर रहा। और अभी हम सोच ही रहे थे कि एक वक्ता हमारे आज अस्वस्थ हो गए हैं, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, तो कैसे इसको किस तरह से आगे ले जाया जाए। लेकिन आपने बड़े ही अपना अध्ययन जो आपने इतना रुचिकर रहा है, ये बड़ा ध्यान देकर के हम उसका अध्ययन कर रहे थे, उसको सुन रहे थे। बहुत पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वनाथ जी आज शायद ट्रेन में है, उन्होंने ही जिम्मेदारी मुझे दी है और प्रारंभ में नहीं था, लेकिन विलंब से ही सही। और मैं सबका आभार भी व्यक्त कर दूं, धन्यवाद दे दूं जितने सारे मित्र हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में अगर और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वो बताए, अन्यथा अमन कुमार जी उपस्थित हैं। अमन जी मेरी बात सुन रहे हैं? अमन कुमार, तरुण जी, अमन नहीं जुड़े हैं क्या? तरुण जी जुड़ा है लगता है, अमन भारद्वाज करके जुड़ा है कोई। अमन भारद्वाज दिख नहीं रहे हैं बोले। अमन भारद्वाज, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही बेटा, आ रही बेटा। सर विवेक सर जी अपनी बात कहेंगे बेरोजगारी के संदर्भ में जो है प्रश्नोत्तर सत्र भी जो है ले लीजिएगा। विश्वनाथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अमन जी जुड़ रहे हैं? अमन भारद्वाज, उसका फोटो नहीं आ रहा है। अमन, कोई बात नहीं, कोई बात चेहरा नहीं नहीं। दिख रहा है, थोड़ा सा देख लो, वीडियो ऑन कर लो। नहीं, अमन जी उपस्थित हो रहे हैं। विश्वनाथ जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कहाँ पर हैं? हम सर बैतूल पहुंचे हैं, बैतूल। अरे यार, बैतूल लगता है बहुत दूर होगा मध्य प्रदेश में। हाँ ठीक। हाँ पंकज भाई, जयराम। प्रणाम भैया। ठीक है। अमन, अपना वीडियो भी चालू कर लो, चेहरा नहीं दिख रहा है, कैमरा जी सर चालू। पंकज पूरा गाइडलाइन चलत है। जी चलो, रेलवे के साथ है। हाँ ठीक है। ठीक है। अमन अपनी बात शुरू करो। हाँ शुरू कर रहा है अमन, शुरू कर। हाँ बेटा चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। म्यूट हो गया है। अमन जी अनम्यूट कर लीजिए। अमन जी अनम्यूट कर लीजिए अमन बेटे। का स्विच ऑफ कैसे हो जा रहा है? आवाज नहीं आ रही अमन का। अमन, आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा, आ रही बिल्कुल आ रही बेटे। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करो। थैंक यू सर। तो जी मेरा सभी को चरण स्पर्श। मेरा विषय है, जैसे कि सर ने, विवेक मिश्रा सर ने बताया, हमें माइग्रेशन पे इंसाइट्स दिए ग्लोबल से लेकर के इंडियन लेवल पे। तो उसमें कई एक चीजें हमें जानकारियां मिली कि सर्वे से हमें किस तरह से डिफाइन किया जाता है माइग्रेशन को। जैसे बर्थ प्लेस से अगर हम डिफरेंट हो जाते हैं तो उसे माइग्रेंट कंसिडर किया जा सकता है। तो मैं अपनी इस चर्चा में शुरुआत करना चाहूंगा विवेक मिश्रा सर से कुछ चंद सवालात से। जैसे मेरा कहना है कि अगर माइग्रेशन जो हो रहा है उसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बर्थ को, कि अगर बर्थ प्लेस है तो जिस तरह से सर ने बताया कि मैरिज होने के कारण बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रीजन है मैरिज। तो सर इसका पॉलिसी पे इम्प्लीकेशंस क्या है? इसके पॉलिसी मेकर्स की क्या सोच होगी? जैसे कि मैरिज हो रही है तो उसके कारण माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो इसको एक पॉलिसी मेकर किस तरह से देखता है? मेरा पहला ये सवाल था। देखिए, यह जो विवाह है यह भारतीय संस्कृति में एक संस्था के रूप में है, ठीक है।
और इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम ऐसे हैं जिसमें जो महिला है उससे ही पुरुषों के घर जाना होता है, अथवा महिला ही अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल को अपना लेती है और उसे ही अपना नया परिवार मानकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। तो चूंकि ये है एक विश्वास का विषय है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको रोकने के लिए किसी प्रकार के नीति निर्धारण की आवश्यकता है कि महिला जिस बर्थ प्लेस की है वहीं पर उसका विवाह हो। इसकी कोई आवश्यकता भी मैं नहीं समझता हूँ कि है। जी सर। सर इसमें एक और सर्वे जो मेथड है हमारा, उसमें एक और मेरा सवाल था। जिस तरह से हम लोग बर्थ प्लेस पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो जो हमारा ये अभी मेथड है जिसमें हम लोग मान लें कि क्या होता है कि अभी जो हमारा लेवल है जैसे कि हेल्थ सेक्टर का, तो गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती थी। आज से अगर 10 साल पहले की देखी जाए तो क्या होती थी, जो अच्छे परिवार होते थे, जो थोड़े शिक्षित और जागरूक होते थे, वो क्या होता है अमूमन क्या होता है कि अगर महिलाएं गर्भवती होती हैं तो या अपने मायके या अपने मतलब कि रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं, या जब बच्चे का जन्म होने का समय नजदीक आता है तो बड़े शहर में या मतलब हॉस्पिटल्स में एडमिट करते हैं खुद को। तो उस तरीके से तो यहाँ पे एक एरर आता है ना जब कंप्यूट कर रहे हैं हम। तो एरर इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ सामान्य निवास जो टर्म है वो यूज हो रहा है, और सामान्य निवास को सेंसस में अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि हम अपने सामान्य निवास को बदल लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड माइग्रेशन। हम कहीं गए हैं तो उसको हम माइग्रेशन नहीं कहेंगे। विश्वनाथ जी जुड़े हैं क्या? हेलो विश्वनाथ जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा मित्रों, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमारे दोनों विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, भाई विवेक मिश्रा जी और अमन जी। तो अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप से आमंत्रित हैं। तरुण उपाध्याय, तरुण जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? तरुण उपाध्याय, कोई और अन्य कोई प्रश्न है तो आप बात कर लें मित्रों। पुनः मैं कार्यक्रम चूंकि समाप्ति की ओर है और पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से जो हमारे शिक्षक साथी पूर्वांचल आर्थिक संघ के कई पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तरुण द्विवेदी जी संभवतः आए हुए थे, विजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर निरंजन सिंह बड़े भाई हमारे कुछ देर के लिए आए हुए हैं, विक्रम साहब, डॉक्टर शशिभूषण जी, डॉक्टर पंकज सिंह जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर राघवेंद्र पांडे, डॉक्टर उषा सिंह जी, डॉक्टर प्रियंका राय, डॉक्टर सविता सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर चंद्रमोहन राय और अन्य हमारे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को कार्यक्रम से जुड़ करके हम सभी को लाभान्वित किया है। और हमारे जो ओजस्वी विद्वान गण यहाँ उपस्थित रहे हैं, मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। डॉक्टर विवेक मिश्रा जी का, नाम से ही आप विवेकशील हैं और मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा अध्ययन आपने किया और बड़ी अच्छी आपने उसको अध्ययन करके हमको प्रेजेंट किया सभी लोगों के सामने। और पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ मन का भी, और मैं कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करता हूँ।